आज मैं एक बार फिर से मैं आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। आज मैं 10th का भौतिकी फिजिक्स चैप्टर 2 जो है कि प्रकाश का अपवर्तन, इसका पूरा टॉपिक एक एक क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो प्रकाश का अपवर्तन है सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का। इसका टोटल कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होता है। यह मुड़ने की क्रिया को दिशा पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने की दिशा परिवर्तन होता है। यह मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सब माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। प्रकाश निर्वात या शून्य या आकाश में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। प्रकाश निर्वात या शून्य आकाश में सबसे तीव्र गति चलता है, वो भी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। पानी में जो होता है प्रकाश की चाल, जैसे प्रकाश की चाल निर्वात और शून्य में आ सकता है, कितना गति में चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। वही पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। ठीक। कांच में इसकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कांच में इसकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु की अपेक्षा पानी सघन माध्यम होता है। वायु की अपेक्षा पानी एक सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा वायु एक विरल माध्यम है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी, वायु की अपेक्षा पानी सघन माध्यम है और पानी की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम होता है। ठीक। प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम होता है। पानी की अपेक्षा कांच एक सघन माध्यम है। पानी की अपेक्षा कांच एक सघन माध्यम है और यह कांच की अपेक्षा पानी एक विरल माध्यम है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम जो है, फर्स्ट है आपतित किरण। आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, दो माध्यम को अलग कर रहा है और सतह पर पड़ना, वो आपतित किरण कहलाता है। जैसे ये विलंब है, ये अपवर्तित किरण है, आपतित किरण है। प्रकाश अपवर्तन की व्याख्या दिया गया है। ठीक। दूसरा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने की सतह से टकराती है। जिस बिंदु पर आपतित किरण ये अलग करने वाली सतह से टकराती है। जब ये बिंदु से अलग कर रही है, यहाँ से जो भी टकराया तो वो आपतन बिंदु हो जाएगा। अभिलंब, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, यह बिंदु और इस पर खींचे गए जो भी अभिलंब होता है, उसे जो भी लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। NQM, जैसे NQM ये एक अभिलंब खींचा गया है। ठीक। अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यमों में मुड़कर जाती हुई प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यमों में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। जैसे QR अपवर्तित किरण है, Q और एक R, ये दोनों अपवर्तित किरण है। अगला है आपतन कोण।
आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है वो अपवर्तन कोण कहलाता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th का, प्रकाश का अपवर्तन का क्वेश्चन। एक एक वीडियो को देखें और इसको कॉपी में नोट करके सब याद कर लें। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। एंगल MQR बराबर R एक अपवर्तन कोण है। प्रकाश की किरण वायु विरल माध्यम से कौन सघन माध्यम में जाने अविलंब मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण वायु विरल माध्यम से कौन सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला है वायु और कांच को अलग करने वाली सतह DC पर QR आपतित किरण, RST पर अपवर्तित किरण है। एंगल MRQ बराबर I आपतन कोण है, एंगल MRT बराबर R अपवर्तन कोण है। प्रकाश की किरण कांच सघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती हो तो वो बिना मुड़े बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण निर्गत किरण के बीच के लंबवत को पार्श्विक विस्थापन। अगला है अपवर्तनांक। किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहलाता है। अगला है किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल अगर c है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल अगर cm है तो उसके अनुपात को उसे अनुपात कहते हैं, रेशियो। किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, यह होगा किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अब है कांच का अपवर्तनांक, शून्य में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, यह हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक। Ng बराबर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये बाकी 0 5 को साफ, ये 0 भी 5 को साफ, ये 3/2 हो गया और 1.5 यानी प्रकाश की चाल 1/15 बराबर 2/3 गुना होती है। पानी का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा? पानी का अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल। शून्य में प्रकाश की चाल इतना होती है और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 होता है, ये 3 लाख होता है। तो 4/3 1.33 यानी प्रकाश की चाल 1/1.33 अथवा 3/4 गुना होती है। पदार्थ का अपवर्तनांक कितना कितना होता है? जैसे वायु में 1.0003 होता है अपवर्तनांक, पानी का होता है 1.33, किरोसिन का होता है अपवर्तनांक 1.44। इस सब को एकदम लिख के कहा कि सब का याद कर लें, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे एल्कोहल का होता है अपवर्तनांक 1.36, तारपीन का होता है 1.47, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.463, बेंजीन का 1.50, पिघला को अटैच का 1.46, हीरा का होता है 2.42, बर्फ का होता है 1.31, क्राउन कांच का होता है 1.48 से लेकर 1.61 तक, बड़ा क्राउन कांच का होता है। फ्लैंट कांच का होता है 1.53 -1.96, कनाडा वाल्सम का होता है 1.46,
1.53, माणिक्य रवि को होता है 1.53, नीलम को होता है 1.77, माणिक्य को तो 1.71, सेंधा निमक का होता है 1.5 और इस सब का अपवर्तनांक होता है। ये सब पदार्थ है, ये सब पदार्थ का इसका अपवर्तनांक कितना इतना होता है। सब क्वेश्चन याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला है कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, दो माध्यमों के निरपेक्ष के अपवर्तनों के अनुपात को आपेक्षिक। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। फर्स्ट, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब है और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा है कि इन दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का एक नियतांक होता है। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये अपवर्तन के दो नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे स्नेल का दूसरा नियम जैसे किन्हीं दो माध्यमों के प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात का नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब प्रिज्म किसे कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, किसी भी कोण पर झुके, ये कोण है, इस पर झुके समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक, प्रकाश का आवागमन इसके जिन दो फलकों ए बी बी ए तथा ए सी सी ए से होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये दोनों पृष्ठ जिस रेखा ए पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहलाते हैं। ये है ए सी सी, पहले ए बी बी, ए सी सी ए और इधर भी है, ये अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसका टोटल है ए पर मिल रहा है, ए और ए ये दोनों पर मिल रहा है तो इसका बीच का जो होगा वो अपवर्तक कोण कहलाता है ये। ठीक, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के एंगल ए को प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण, एंगल जो ये है ये, इसे प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण या केवल प्रिज्म का कोण कहलाता है। अपवर्तक कोण के सामने पृष्ठ बी सी सी बी को प्रिज्म का आधार कहते हैं। बी सी सी बी, बी सी सी बी, ये जो बीच में होता है इधर जो है इसको आधार कहते हैं, आधार, बेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट एबीसी को प्रिज्म का मुख्य काट कहलाता है और प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक, अगला है लेंस। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है उसे लेंस कहते हैं। पारदर्शक पदार्थों का वह टुकड़ा जो कि दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। दो लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में किनारों को अपेक्षा मध्य का भाग यानी बीच का भाग, उत्तल लेंस के किनारों को अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है और अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है, उसे अवतल उत्तल कहते हैं। उत्तल लेंस के विभिन्न रूप हैं। पहला है उत्तल लेंस का उभयोत्तल उत्तल लेंस, जिसमें दोनों तल उत्तल हो उसे उभयोत्तल कहते हैं। समतलो उत्तल, जिसका एक तल समतल और दूसरा तल उत्तल हो, एक तल समतल दूसरा तल उत्तल हो। अवतल इसका हो जाएगा अवतलो उत्तल का, जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। उभयोत्तल का देखो, उभयोत्तल का चित्र बनता है ऐसे करके उभयोत्तल का, और ये सीधा, पहले सीधा अंडरलाइन खींचे,
जाकर फिर इसका छोटा पतला होना चाहिए। तो ये हो गया अब तो तत्तल का, अब तो उत्तल का। ठीक, बाकी चित्र बनाया गया है। उत्तल को अपसारी लेंस भी कहते हैं, याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। अब सेकेंड है कि अवतल लेंस का विभिन्न रूप क्या क्या है। उभय उत्तल है, जिसमें दोनों तल अवतल हो। समतलावतल, जिसका एक तल समतल और दूसरा अवतल हो। और तीसरा है उत्तल वतल, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को द्वार्क कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वार्क कहलाता है। लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र, लेंस के गोलीय सतह के केंद्र को घेरने वाले को बरकता केंद्र कहते हैं। उभयतल वतल, इसका चित्र बनेगा ऐसे करके, इधर अंडरलाइन करके और इसमें ऐसा करके। समतलावतल का बनेगा सीधा जाकर अंडरलाइन करके अंदर से लेना है, इसका चित्र हो गया। और उत्तल का ज्यादा घिसेगा, इसके ज्यादा। और अवतल लेंस को एक अपसारी लेंस भी कहला। किसी लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के बरकरार केंद्रों को मिलाने वाली एक रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है मुख्य फोकस। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु फोकस पर अभिसरित होती है। इस बिंदु ऑफ को यानी फोकस को इस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे हुआ कि ये फोकस है, इस पर जितना भी समांतर चलने वाली रेखा है उसे, और ये हो गया फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है मुख्य फोकस किसे कहते हैं। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, एक अवतल लेंस का यहाँ से फोकस के बाद समांतर चलने वाली, यहाँ जो फोकस हुआ उसके बाद सब सीधा चलेगा, इधर चला इधर चला इधर चला इधर चला इधर चला इधर चला, सब चलने वाली किरणें लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष को एक निश्चित बिंदु फोकस पर अपसरित प्रतीत होती है। इस बिंदु फोकस को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। अगला है उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जिस निश्चित बिंदु फोकस 1 से आती किरण, फोकस 1 से आती हुई किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के सीधा हो जाती है सब, तो उस लेंस का उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से भी। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल लेंस का मुख्य फोकस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला है किसी कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के जिस निश्चित बिंदु f1 की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, उस बिंदु के
f1 को अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। यह अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस 1 से लेकर दिशा में अपवर्तित किरण हो रहा है, समांतर चल रहा है। यहाँ से फोकस जो भी सीधा चल रहा है सब अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अगला है प्रथम मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं? लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की दूरी को उस लेंस का प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। अगला है लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस दूरी को उत्तल लेंस की प्रथम मुख्य उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस यदि प्रकाश की किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित जिस निश्चित बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस f2। ठीक, उत्तल लेंस का ये हो गया। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर पर चलता है। ठीक, अक्ष से जो भी समांतर पर सीधा रेखा पर चल रहा है उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब है अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस किसे कहते हैं? एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया हूँ, एक एक क्वेश्चन का कंसेप्ट का क्लियर किया हूँ, इसलिए पूरा वीडियो देखें। ये एक भी डाउट नहीं बचेगा इसका, न्यूमेरिकल से लेकर ऑब्जेक्ट सब चीज का कंसेप्ट। यदि प्रकाश की किरणें किसी अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के समांतर आपतित हो तो अपवर्तित किरणें जिस निश्चित बिंदु फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। f2 फोकस से यहाँ से लेकर जो भी आप जाकर f2 से एकदम सीधा लकीर कर रहा है, सीधा समांतर रेखा पर जा रहा है यहाँ से, वो अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस के प्रकाश के केंद्र से द्वितीय फोकस की दूरी को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। लेंस के प्रकाश केंद्र से द्वितीय फोकस दूरी लेंस के द्वितीय का मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। अगला है द्वितीय मुख्य फोकस को उत्तर द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही फोकस कहा जाता है। लेंस के प्रकाश केंद्र से उसके फोकस की दूरी को उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के वास्तविक और आभासी दोनों एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस के लिए वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और आवर्धन m के बीच का संबंध होगा m बराबर प्लस v बटा u। ठीक, आवर्धन m। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता का जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। इसका सबका मुख्य सूत्र है n बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ n एक अपवर्तनांक होता है, i एक आपतन कोण होता है, r एक अपवर्तन कोण होता है। लेंस का सूत्र होता है ये उत्तल अवतल लेंस द्वारा आवर्धन बराबर m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु के बिंब की ऊंचाई h बड़े h। ठीक, यदि P1, P2, P3 क्षमता वाले लेंस
एक दूसरे से सटाकर रखना। लेंसों की कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? प्रयोगों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो मुख्य और अब तक हमने जाना है वो सघन माध्यम में जाती है। वह में अविलंब की ओर मुड़ जाती है। फर्स्ट है दैनिक जीवन का उपयोग। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। ये घटना देख सकते हैं। पहला है पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना दिखना। जब एक छड़ी पानी में तिरछी रखी होती है तो वह ऊपर की ओर मुड़ी दिखाई देती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। ये मुड़ा हुआ है। छड़ी के सिरे ये सी प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है, पानी से, इसलिए अविलंब से दूर हट जाती है। आँख को ये किरणें बिंदु सी से आती हुई प्रतीत होती है। सी बिंदु सी का प्रतिबिंब पानी में छड़ी के डूबे हुए भाग BC के किसी भी बिंदु के लिए होता है। हमें छड़ी ABC जैसे दिखती है, अर्थात मुड़ी ही दिखाई पड़ती है। पानी की छड़ी में मुड़ी हुई दिखाई पड़ती। अगला है पानी से भरी बाल्टी की गहराई को कम प्रतीत होना। पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर एक बिंदु से शून्य आती किरणें पानी के सतह पर, चूंकि पानी से हवा में आती है इसलिए अविलंब से दूर हटकर आँख तक पहुँचती है। यह किरणें बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। बाल्टी उथली प्रतीत होती है, अर्थात बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। पानी बाल्टी की गहराई इसलिए इसका वजह कि ये कम प्रतीत होती है। यदि पानी से भरे किसी बर्तन में कोई वस्तु जैसे सिक्का पड़ी हो तो वह थोड़ी ऊपर उठी प्रतीत होती है। ये कारण उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार और साइज क्या होता है? वस्तु की स्थिति ध्रुव पर, प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर। उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति कैसी होती है, प्रकृति में कैसी होती है, प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, प्रकृति उनके साइज आकार कैसा होता है सब। तो वस्तु की स्थिति उत्तल दर्पण में सबसे ध्रुव पर प्रतिबिंब, वस्तु की स्थिति ध्रुव पर होता है, ये प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव। लेकिन प्रतिबिंब की जब प्रकृति को बात आता है तो वास्तविक आभासी में ये आभासी होगा, ये सीधा होता है, यह बराबर होता है। ध्रुव और अनंत के बीच होता है। दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच होता है और ये एक आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा और ये हमेशा सीधा होता है और ये आकार में छोटा होता है। अनंत पर है तो ये फोकस पर होगा, यह एक आभासी प्रतिबिंब होगा और ये हमेशा सीधा होगा, ये आकार में बहुत ही छोटा होगा। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार और साइज कैसा होता है? ध्रुव की स्थिति ध्रुव P पर, ध्रुव पर आभासी होगा। प्रतिबिंब की स्थिति ये हमेशा सीधा होगा और ये बराबर होगा। ध्रुव P और F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब होगा, ये हमेशा सीधा होगा और ये आकार में बड़ा होगा। फोकस पर होगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ये उल्टा होगा और ये
आकार में बहुत बड़ा होगा। फोकस और अफ और सी के बीच जब हुआ, सी और अनंत के बीच, ये वास्तविक होगा प्रतिबिंब में, ये उल्टा होगा और ये आकार में बड़ा होगा। सी पर रहा तो सी पर प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होगा और ये उल्टा होगा और ये बराबर होगा। सी तथा अनंत के बीच, सी तथा फोकस के बीच ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ये उल्टा होगा और ये छोटा होगा। अनंत पर फोकस पर होगा, ये वास्तविक होगा, ये उल्टा होगा और ये बहुत छोटा होगा। ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब प्रकृति, आकार, उनका साइज, और ये उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब स्थिति, प्रकार, उनके साइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल लेंस के फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो, लेंस और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका वासी प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। यह सीधा वस्तु का आकार में बड़ा होता है। सेकेंड है, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु फोकस पर तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा होता है। बड़ा होता है, जैसे फोकस पर स्थित वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब पर बनना। तीसरा है, ये है फोकस प्रतिबिंब पर बनना। तीसरा है, फोकस 1 टू f1 के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। जब वस्तु फोकस और f1 टू f1 के बीच स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनता है। यह उल्टा वस्तु से बड़ा होता है। f1 तथा 2f1 के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का बनना। टू ऑफ वन पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब 2f1 पर स्थित होता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है और यह उल्टा आकार में वस्तु के बराबर होता है। f1 2f1 2f2 तो वस्तु के 2f1 और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब ये क्या है? ये सब प्रतिबिंब बताया गया है ऊपर का, ठीक। अनंत के बीच उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 2f2 के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। 2f1 अनंत के बीच वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। अब है न्यूमेरिकल, जिसका भारतीय वन एनसीईआरटी दोनों का न्यूमेरिकल होगा और ज़्यादा तो न्यूमेरिकल हार्ड भी ऐसा है ही नहीं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश की चाल निकालना है। दिया गया प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड होता है, ठीक। 8 गुना 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड बराबर 500 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होता है। तो 15 गुना 10 पर पावर 7 किलोमीटर, 1.5 गुना 10 पर पावर 8 किलोमीटर।
इसका सूत्र हो जाएगा V बराबर S/T। प्रकाश की चाल बराबर 1.5 गुना 10⁻8, ये हो गया S, और इसका 500 सेकेंड हो गया। इसको काटने पर 3.0 गुना 10⁻5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको इतना लिख सकते हैं। प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, और ऐसा न्यूमेरिकल बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। उस कांच के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकालना है। दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, ठीक, प्रकाश की चाल दिया गया है और उसकी चाल भी दिया गया है। इसका सूत्र होता है n बराबर C/V अपवर्तनांक का, तो C लिख दिया है, V लिख दिया है, इसको बाकी ये दोनों कट गया और ये फिर 3.0180 बन गया, तो 300 और 180, तो 0 कट गया, 6 बचे 30 और 6 18, 5/3। इसका अंडरलाइन थोड़ा मोटा है ना, इसको थोड़ा मैं पतला कर लेता हूँ, ठीक, अब ठीक है। तो 5/3/1.467 हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक 1.67 हो जाएगा। तीसरा न्यूमेरिकल है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है और इतना 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा। दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है और कांच का अपवर्तनांक कितना है। इसका सूत्र हो जाएगा अपवर्तनांक n बराबर C/V, तो V और C/N, तो इसका C दिया गया है और N दिया गया है। इसको काटने पर इतना प्राप्त होता है, तो कांच में प्रकाश की चाल 2.00 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगला है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, बस खाली काटना है, ज़्यादा कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है 3.00 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगा। दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल, सब वही है, n निकाल दिया गया है, इसका सूत्र ये लिखेंगे और इसको काट कर आंसर। जल में प्रकाश की चाल 2.26 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा। प्रकाश की चाल दिया गया इतना है, निर्वात में प्रकाश की चाल का मान निकालना है। इसका सूत्र होगा n बराबर C/V, n बराबर C/0.42 C/1/0.42 100/42 बराबर 2.4। हीरा का अपवर्तनांक 2.4 हो जाएगा। हवा में जाते हुए प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। आपतन कोण की जगह दिया गया है 45, अपवर्तन कोण का जगह निकालना है, तो इसको 15 डिग्री से घटा देना। 45 - 15 बराबर 30 डिग्री। 15 डिग्री पर यानी मुड़ती है, साइन I/साइन R, साइन 45 डिग्री बटा साइन, यह हो गया अपवर्तन कोण, यह हो गया अपवर्तन कोण, आपतन कोण अपवर्तन कोण। इसका मान हो गया साइन 45 और इसका साइन 30। साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 गुना 2/1, इसको काट देना है, वो 1 काट देंगे, √2 बचेगा 1.42। पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तन 1.42 होगा, ठीक। ये हो जाएगा I बराबर 45 N/P/R। अगला क्वेश्चन है,
एक उत्तर, और इसमें सब न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट दिया हूँ। एक बार सब न्यूमेरिकल, इसका भी, इस वीडियो का न्यूमेरिकल देखने तो किताब का एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, इसलिए मैं हटा कर न्यूमेरिकल भी दिया गया। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति क्या क्या करना होगा। लेंस की फोकस दूरी 25 दिया गया है, तो इसका सूत्र होगा लेंस की शक्ति P बराबर 1/f। P निकालना है, f दिया गया है और 1 आ गया, +4 - 1 + 4d। लेंस की शक्ति कितना हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। एक अवतल लेंस की शक्ति -2d है, उसकी फोकस दूरी क्या होगा। दिया गया है लेंस की शक्ति P बराबर -2d बराबर -2 - 1, तो 1d बराबर 1 - 1, इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f, तो f बराबर 1/p, 1/-2 मीटर -1 50, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा 50। ठीक, ये सब आपको समझ में आ ही गया होगा इसे।16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वन का। एक डॉक्टर चश्मे की लेंस की शक्ति +1.5d लिखता है और उस पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यह लेंस अपसारी है या अभिसारी है। दिया गया लेंस की शक्ति बराबर 1.5d +1.5 मीटर -1 होगा, 1d बराबर 1 मीटर -1। इसका सूत्र हो जाएगा P बराबर 1/f से f बराबर 1/p, +1.5 मीटर -1 से इतना सेंटीमीटर। तो धनात्मक चिन्ह बताता है कि लेंस एक अभिसारी होगा। लेंस एक, और लेंस की फोकस दूरी अगर 60 है तो यह एक अभिसारी लेंस होगा। ये ऑब्जेक्ट NCERT का बस एक ही है, बस इतना क्वेश्चन देखने पर एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा आप सबको। सब एक एक टॉपिक का NCERT, भारतीय भवन, टारगेट मॉडल, सब का ये कंसेप्ट बताया हूँ वीडियो में, बस एक और वीडियो देखे के लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस द्रव्य में जिसका अपवर्तनांक 1.46 है तो प्रकाश की चाल क्या होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। द्रव्य का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.46, तो प्रकाश की चाल v बराबर n बराबर c/v होगा, तो v बराबर c/n, तो v बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड 1.46 बराबर इतना हो जाएगा इसको काटने पर। तो द्रव्य में प्रकाश की चाल 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल 1.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच का अपवर्तनांक निकालें। यहाँ कांच में प्रकाश की चाल v बराबर इतना है, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, कांच का अपवर्तनांक n निकालना है। सूत्र हो जाएगा ये n बराबर c/v। c दिया गया है, v दिया गया है, c दिया गया है। 10 पर पावर 10 पर कर दें 30/18, 6 × 30, 6 × 18, 1.67, तो कांच का अपवर्तनांक 1.67 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, एक लेंस की क्षमता +2.5d है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी है। यह लेंस अवतल है या उत्तल है। लेंस की क्षमता दिया गया है 2.5d, तो +2.5 मीटर -1 लेंस लिख सकते हैं, फोकस दूरी निकालना है। इसका सूत्र हो जाएगा लेंस P बराबर 1/f, f बराबर 1/p +1 2.5d/1/2
प्लस 2.5 मीटर माइनस 1, 0.4 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी एक धनात्मक होगा, इसलिए ये लेंस उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हुआ 40 सेंटीमीटर। तो ये लेंस कौन सा होगा, एक उत्तल लेंस होगा। चौथा नंबर और एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन, कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डी क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। निर्धारित लेंथ अभिसारी है या अपसारी, ये भी पता करना है। लेंस की क्षमता दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है, इसका सूत्र हो जाएगा पी बराबर 1 बटा एफ बराबर 1 बटे पी प्लस 1 बटा 1.5 मीटर माइनस 1 प्लस 0.67 और 67 सेंटीमीटर। धनात्मक चिन्ह से पता चलता है कि लेंस अभिसारी होगा, लेंस की फोकस दूरी 67 सेंटीमीटर है, यह एक अभिसारी लेंस है। इसके साथ मैं आपको फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, इसका हर एक कंसेप्ट का एक टॉपिक का क्लियर कर दिया। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, और आपका एक क्वेश्चन भारतीय भवन हो या एनसीईआरटी हो, एक मैं आपको वीडियो में क्लियर कर दिया। वीडियो समझने आया तो फिर से देखें, ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।